हेलो बच्चों, वेलकम और वेलकम बैक टू केंद्रित एकेडमी। माय नेम इज़ जावेरिया जहरा, आपकी जहरा मैम। और हम आज कुछ क्वेश्चंस वापस से लेकर के आ चुके हैं आपके बोर्ड्स के लिए। जी हाँ, फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कैसे क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछता है, कैसे आपको आंसर्स करना है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सारी चीज़ें देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। वन बाय वन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉर एनी वन ऑफ द गिवन टू। अब यूजुअली आपको दो ऑप्शंस, हमेशा जब भी आप पेपर में जाओगे ना, देखोगे ना, तो बोर्ड्स के पेपर में दो ऑप्शंस देता है और उन दोनों में से कोई एक आपको बनाना होता है, ठीक है। तो हमने भी दो एक्सट्रैक्ट्स लिया है, लेकिन हम दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको दोनों में से कोई एक ही सॉल्व करना है, ओके। पहला देखते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. क्या कह रहा है ये जो प्लेग जो हेल स्टॉर्म आता है ना, उसके बाद का मोमेंट वो बताता है। वो कहता है लेंचो जो है, अ लेटर टू द गॉड का क्वेश्चन है ये आपका, एक एक्सट्रैक्ट बना करके पूछा गया है, ठीक है। वहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट में क्या दिया गया है, उसका बात जो लेंचो और अपने बेटे से जो वो बोल रहा होता है ना, उसके बीच का जो एक्सट्रैक्ट है ना, वही उठा के दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंचो कहता है कि पूरी तरीके से तबाह हो गया है, कुछ भी नहीं बचा, एक पत्ता भी नहीं बचा है ना। नॉट अ लीफ रिमेन्ड, एक पत्ता भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ तबाह हो गया है। यहाँ तक कि अगर प्लेग आता ना, ये लोकस्ट का, ठीक है, इसका मतलब होता है टिड्डों का भी अगर झुंड आता और उसको खा करके जाता ना, तो भी कुछ ना कुछ बच जाता, लेकिन इस हेलस्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो अब इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आगे पहले लिखा है इसके आगे, दैट नाइट वॉज अ सॉरो वन। अब वो नाइट जो था वो लेंचो के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा रात था। बुरा इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा हेलस्टॉर्म से उसका फील्ड तबाह हो चुका था, ठीक है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ये लेंचो कह रहा है कि हमारा जो इतना मेहनत किया था ना हमने, दैट वॉज फॉर नथिंग, बेकार हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, राइट। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। वो कहता है कि अब बहुत हेल्पलेस वाली सिचुएशन है। वो कहता है कि ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है, ओके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल हम पूरे के पूरे भूखे मरने वाले हैं, भूखे रहने वाले हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, जितना हमने इन्वेस्ट किया था, जो फसल हमने उगाया था, वो फसल पूरी तरीके से क्या हो गया है, नष्ट हो गया, तबाह हो गया, राइट। चलो क्वेश्चंस देखते हैं इसके जल्दी से। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वाई वर देयर नो लीव्स लेफ्ट ऑन द ट्रीज। अब ट्रीज पर एक भी पत्ता क्यों नहीं बचा था, उसका जो फील्ड था उसमें कुछ बचा क्यों नहीं था। तो क्या रीज़न है, देखते हैं। चार ऑप्शंस आपको दिए गए, इन चारों में से कोई एक सही आंसर है। द लोकस्ट एट देम अप। अब ये जो टिड्डे का ग्रुप है वो उन्होंने खा लिया, टिड्डों ने खा लिया, ये पहला ऑप्शन है। एंड अर्थक्वेक हैड ऑकर्ड, एक अर्थक्वेक आ गया था जिसकी वजह से एक भी पत्ता नहीं बचा। या फिर देयर वॉज अ हेलस्टॉर्म, या फिर एक तूफान आया था, ठीक है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है द एनिमल्स गेज्ड ऑन देम। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, एक तूफान आया था, राइट। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वही लिखा हुआ है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द एक्सट्रैक्ट डिस्क्राइब्स हाउ द हेल डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग लिविंग, नो लीव्स ऑन द ट्रीज, नो कॉर्न एंड नो फ्लावर्स। कैसे हेल स्टॉर्म जो था उसने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया पूरे फील्ड को, ना पत्ता छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा, नो लीव्स, फिर क्या कह रहा है, नो ट्रीज एंड नो फ्लावर्स, कुछ नहीं बचा, सब कुछ तबाह कर दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट का आंसर था। जल्दी जल्दी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ठीक है। दो ऑप्शन दिया है, वर्ड पावर आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है, ठीक है। क्या कह रहा है, लेंचो फेल्ट डैश व्हेन ही सॉ हिज डिस्ट्रॉयड कॉर्नफील्ड। उसका जो कॉर्नफील्ड था ना, उसको पूरी तरीके से तबाह होते हुए जब उसने देखा तो वो कैसा फील कर रहा था। तो वो खुश हो रहा था, आनंद ले रहा था, या फिर उसकी वजह से पूरी तरीके से बेपनाह परेशान हो गया था। तो एक कह रहा है जुबिलेंट, जुबिलेंट का मतलब होता है कि खुश होना, आनंदमय होना, ठीक है। और डेवस्टेटेड मतलब होता है पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से परेशान हो जाना, हालत ख़राब हो जाना, ठीक है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑब्वियसली डेवस्टेटेड, क्योंकि वो क्या था, पूरी तरीके से अपनी जो होप है वो हार चुका था, डेवस्टेटेड हो चुका था, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेवस्टेटेड। लेंचो फेल्ट डेवस्टेटेड, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेवस्टेटेड। व्हेन ही सॉ हिज डिस्ट्रॉयड कॉर्नफील्ड, जब उसने पूरी तरीके से अपना डिस्ट्रॉयड कॉर्नफील्ड देखा तो वो क्या हो गया था, पूरी तरीके से डेवस्टेटेड हो गया था, मतलब बहुत बुरी तरीके से डिप्रेस हो गया था, परेशान हो गया था।
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। व्हेन लेंचो सेज ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जब लेंचो ने ये बात कही ना कि हमारा जितना भी मेहनत था वो सारा का सारा पानी में चला गया, बर्बाद हो गया, फॉर नथिंग, कुछ नहीं। व्हाट डज ही रेफर टू, उसने क्या बताने के, वहाँ पे वो क्या बता रहा था, क्या रेफर कर रहा था वो, एक्सप्लेन इन अबाउट 40 वर्ड्स, 40 वर्ड्स में आपको बताने ये चीज़, ठीक है। तो लेंचो, व्हेन लेंचो सेज ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ही रेफर्स टू द हार्ड लेबर he and his family put into cultivating the crop, the corn crop throughout the year। पूरे साल जो उन्होंने हार्ड वर्क किया था, लेबर किया था, उसकी और उसकी फैमिली ने, वो सारी मेहनत जो थी ना वो ज़ाया हो गई, वो पानी में चली गई। यही बात वो कह रहा था जब उसने ये लाइन कही, दैट ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने इतना जो मेहनत किया, इतना जो लेबर किया, इतना काम किया, वो सारा का सारा क्या हो गया, फॉर नथिंग, बेकार हो गया, कोई काम का नहीं रहा, राइट। तो उसका ये कहने का मतलब था, द सडन हेल स्टॉर्म कम्प्लीटली ruined, ruined मतलब होता है तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, द फील्ड डिस्ट्रॉइंग ऑल देयर एफर्ट्स एंड लीविंग देम विद नो हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब होता है कि बाद के जो फसल आते हैं, तो उसको इतनी, वो जो हेल स्टॉर्म था उसने क्या किया, इतनी बुरी तरीके से उसको तबाह किया कि हार्वेस्ट की कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। हार्वेस्ट तो छोड़ो, कोई पत्ता तक नहीं बचा था, है ना। तो वो वही बात कह रहा है कि हमने जो इतना मेहनत किया, इतना हार्डवर्क किया, वो सारा पानी में चला गया। उसका इस लाइन, ये जो ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, इस लाइन के कहने का मतलब ये था, यही आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई वुड लेंचो हैव प्रेफर्ड अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स टू अ हेल स्टॉर्म। अब हेल स्टॉर्म को एक जगह पे वो कहता है कि प्लेग ऑफ लोकस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा बेटर होता, कम से कम वो कुछ तो छोड़ देते। तो उसने ऐसा क्यों कहा, तो इसीलिए क्योंकि हेल स्टॉर्म ने पूरी तरीके से चीज़ें बर्बाद कर दी ना। जो प्लेग आता है वो शायद पूरी तरीके से चीज़ों को बर्बाद नहीं करता। आंसर वही लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, लेंचो वुड हैव प्रेफर्ड अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स। मैंने बताया आपको टिड्डों के बारे में होता है, टिड्डों का जो प्रकोप होता है उसको प्लेग ऑफ लोकस्ट कहते हैं, टू अ हेल स्टॉर्म बिकॉज लोकस्ट वुड हैव इटन द लीव्स एंड प्लांट्स बट माइट हैव लेफ्ट सम पार्ट ऑफ द क्रॉप। वो लीव्स प्लांट्स खाए होते, वो जो टिड्डे आते अगर प्रकोप करते तो वो शायद हो सकता है कि वो उसको तबाह करते, लेकिन पूरी तरीके से नहीं करते, फिर भी कुछ पार्ट उसका वो छोड़ देते, बच जाता वो, ठीक है। और स्टेम्स इनएक्ट, ठीक है, स्टेम या ये सारी चीज़ें जो बीच की लास्ट की जो चीज़ें थी वो कुछ पार्ट वो छोड़ देते हैं, ठीक है। द हेल हाउएवर डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग अटरली लीविंग नथिंग बिहाइंड। हेल स्टॉर्म ने क्या किया, पूरी चीज़ को, पूरे फील्ड को तबाह करके रख दिया, कुछ भी, लीविंग नथिंग बिहाइंड, पीछे कुछ भी नहीं बचा, एक पत्ता तक नहीं बचा था, ठीक है, इसीलिए उसने ये बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये ऑप्शन सेकंड वाला है, पहला एक्सट्रैक्ट का 4 क्वेश्चन था, हमने देखा चारों क्वेश्चन अभी, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन है आपका, तीसरा वाला हमने देखा। अब हम नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे चलते हैं। बी, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ठीक है। क्या मतलब है इसका, कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है वो किस में ख़त्म होगी, फायर की वजह से, और कुछ लोग कहते हैं कि आइस की वजह से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन मैंने जो टेस्ट किया, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है, दैट आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ जाता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि फायर की वजह से दुनिया जो तबाह होगी, मैं उनकी बात पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब इस एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, द स्पीकर ऑफर्स एविडेंट to support his preference for one theory over the other, mention the evidence। वो क्या कह रहा है, एक थ्योरी को दूसरे थ्योरी के ऊपर क्या कह रहा है, ज़्यादा ये प्रेफरेबल कर रहा है ना, वो ज़्यादा मान्यता दे रहा है। जैसे कि फायर के बारे में उसने क्या कहा कि मैं इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, है ना, तो ऐसा इसने क्यों कहा, वो चीज़ आपको बताना है, ठीक है। सो द एविडेंस द स्पीकर ऑफर्स, उसका आपको एविडेंस देना है, प्रमाण करना है, उसका प्रमाणित करना है। द एविडेंस द स्पीकर ऑफर्स इन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, यही चीज़ बता रही हूँ, वो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में ना वो प्रमाणित करता है, वो एविडेंस देता है कि उसने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, ये जो लाइन है ना वो क्या बताता है, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है। यही चीज़ एविडेंट है कि वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ पे ज़्यादा तरजीह देता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ पे, मतलब जो फायर है उसको ज़्यादा तरजीह देता है आइस के कंपैरिजन में, ठीक है। तरजीह मतलब उसको ज़्यादा महत्व देता है, ठीक है। शोइंग ही हैज़ फेल्ट द इंटेंस कंज्यूमिंग नेचर ऑफ डिज़ायर, यानी कि ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि उसने वो चीज़ फील किया, महसूस किया है, जो डिज़ायर है उसकी इंटेंसिटी को फील किया है, ठीक है। विच मेक्स हिम फेवर द फायर थ्योरी, इसीलिए वो क्या करता है, किस चीज़ के फेवर में बात करता है, फायर थ्योरी के, क्योंकि उसने उसको एक्सपीरियंस किया है, उस चीज़ को उसने इंटेंसली फील किया है, ठीक है। यही उसका एविडेंस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रेडिक्शन, क्या प्रेडिक्शन है ऑफ द पोएट अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल कम टू एंड। प्रेडिक्शन भी तो एक किया था ना सेकेंड पैराग्राफ में,
फर्स्ट पैराग्राफ में वो फायर के बारे में फेवर कर रहा है, सेकंड पैराग्राफ में वो कह रहा है कि फायर के अलावा कोई और भी चीज़ है जिसकी वजह से दुनिया अगर दोबारा तबाह होती है तो जिसकी वजह से वो केपेबल है कि दुनिया को तबाह कर दे। याद करो आइस, है ना। तो वही वो पूछ रहा है कि उसने क्या प्रेडिक्शन किया था, पोएट ने क्या प्रेडिक्शन किया था कि अगर दुनिया को दोबारा से एंड होना है, ख़त्म होना है, तो वो क्या किस चीज़ के बारे में प्रेडिक्शन किया था, उसी को आपको 40 वर्ड्स में लिखना है। तो क्या कह रहा है, द पोएट प्रेडिक्ट्स दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सिंबलाइजिंग डिज़ायर टू greed that can consume everything destructively. However, अब वो पहले क्या प्रेडिक्ट करता है कि जो फायर है ना वो तो सारी चीज़ को तबाह करने के लिए इनफ है ही, डिस्ट्रक्टिव है ही, ठीक है। लेकिन however he adds that if it were to end twice, लेकिन वो और ऐड करता है कि अगर ये दोबारा तबाह होनी है, पहली बार हुआ तो वो ज़्यादातर फेवर किसको कर रहा है, फायर को कर रहा है, लेकिन अगर दोबारा से दुनिया तबाह हुई तो वो किसकी वजह से होगी, हेट्रेड की वजह से, आइस की वजह से। वही वो बताता है दैट ही एड्स दैट इफ़ इट वर टू एंड ट्वाइस, दोबारा अगर दुनिया को तबाह होना हुआ तो आइस वुड ऑल्सो सफाइस टू डिस्ट्रॉय इट कम्प्लीटली। आइस भी सफाइस मतलब सफिशिएंट होगा दुनिया को तबाह करने के लिए, कम्प्लीटली पूरी तरीके से दुनिया को तबाह करने के लिए आइस भी आपका क्या होगा, सफिशिएंट होगा, काफ़ी होगा। बोथ ह्यूमन इमोशंस, बर्निंग डिज़ायर एंड कोल्ड हेट आर पावरफुल इनफ टू कॉज एपोकलिप्स रूइन। क्या कह रहा है, ये दोनों ही क्या है, इनफ है दुनिया में तबाही लाने के, एपोकलिप्स लाने के लिए। एपोकलिप्स मतलब क़यामत लाने के लिए, दुनिया को तबाह कर देने के लिए, ख़त्म कर देने के लिए, ठीक है। तो वो क्या प्रेडिक्शन किया था कि फायर भी काफ़ी है दुनिया को तबाह करने के लिए और आइस भी काफ़ी है, और अगर दोबारा से करना है तो आइस में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, दुनिया को पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। यही प्रेडिक्शन पोएट ने किया था। ओके, आगे देखते हैं। फायर एंड आइस आर यूज्ड इन द पोएम एज, अब यहाँ पे पोएटिक डिवाइस पूछा जा रहा है आपका, फायर और आइस क्या है, उसका क्या पोएटिक डिवाइस के एज अ क्या यूज़ किया गया है उस पोएम में। तो क्या वो सिमिली है, क्या वो मेटाफर है, क्या वो रिपीटेशन है, क्या वो एक ऑक्सीमोरन है। पहले चारों को समझते हैं क्या होता है। सिमिली क्या करता है, कंपैरिजन करता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स की मदद से, जैसे लाइक, एज, है ना। मेटाफर क्या करता है, वो भी कंपैरिजन करता है, वो बट वो डायरेक्ट कंपैरिजन करता है बिना किसी वर्ड के, जैसे लाइक नहीं यूज़ करता, एज नहीं यूज़ करता, ठीक है। आपका रिपीटेशन क्या है, एक ही चीज़ बार बार अगर रिपीट होता है तो वो रिपीटेशन दिखाता है। ऑक्सीमोरन क्या है, ऑपोजिट चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे ये जो फायर और आइस है ना, ये डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, डायरेक्ट चीज़ों को बता रहे हैं, किसके बारे में, हेट्रेड और नफरत के बारे में। तो ये किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, मेटाफर का। इनको किसी चीज़ की तरह नहीं दिखाया गया है, ये डायरेक्टली ह्यूमन इमोशंस को ये कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। सो मेटाफर इज द करेक्ट आंसर। फायर एंड आइस मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट, देखो, डिज़ायर एंड हेट्रेड। मेटाफोरिकली ये क्या करता है, फायर और आइस किसको ये करता है, रिप्रेजेंट करता है, हेट्रेड और डिज़ायर को। फायर जो है वो डिज़ायर को, और कोल्ड आइस जो है वो किसको करता है, हेट्रेड को करता है। नॉट लिटरल एलिमेंट, लिटरल एलिमेंट, एक्चुअल एलिमेंट के बारे में नहीं बात करते हैं। ये फायर और आइस क्या करते हैं, ये दोनों मेटाफोरिकली दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिज़ायर और हेट्रेड, जो ह्यूमन इमोशंस हैं। तो मेटाफोरिकली कर रहे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, मेटाफर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वन। कमेंट ऑन द ओवरऑल मूड ऑफ द एक्सट्रैक्ट। पूरा एक्सट्रैक्ट का ओवरऑल मूड क्या है उसके बारे में बात करते हैं, उस पर कमेंट करने के लिए आपको कहा गया है, ठीक है। द ओवरऑल मूड ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज contemplative and pessimistic, ठीक है, एंड क्वाइटली omniscious। omniscious मतलब समझो, जो omniscious मतलब होता है कुछ बुरा, ठीक है, जो चीज़ सही नहीं है, अच्छा नहीं है, बुरा है, नेगेटिव एनर्जीज को कहते हैं हम omniscious। वही सेम मीनिंग इसका भी होता है। पेसिमिस्टिक भी जो नेगेटिव मेंटालिटी को कैरी करता है। तो क्या कह रहा है, द ओवरऑल मूड ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज कंटेम्पलेटिव, पेसिमिस्टिक एंड क्वाइटली omniscious, ठीक है। omniscious नहीं, omnious। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन ह्यूमैनिटीज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी। वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि ह्यूमन की ना एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी मतलब एक तरीके से कैपेबिलिटी होती है। ह्यूमन खुद को तबाह करने के लिए ना काफ़ी होते हैं, वो अपने अंदर कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, कुछ ऐसी एबिलिटीज़ रखते हैं, कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो वो खुद को तबाह करने के लिए काफ़ी है, उनको तबाह करने के लिए वो काफ़ी है। तो वही चीज़ वो इन्हीं चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये पूरा का पूरा ओवरऑल मूड क्या है, वो उन्हीं चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है, मेंटल नेगेटिव मेंटालिटी को, ठीक है, जो कहते हैं ना कि अशुभ है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है, ठीक है। तो अशुभ ये हो गया। ऑमनियस मतलब होता है अशुभ, सॉरी मैंने पहले गलत प्रोनाउंस किया था, देखा रहेगा। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन ह्यूमैनिटी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी, क्लियर है। With a detached yet grim acceptance that either extreme emotions could
एंड द वर्ल्ड। तो वो क्या कहते हैं, ईदर मतलब दोनों में से कोई भी इमोशंस क्या करता है, दुनिया को तबाह करने के लिए, एंड करने के लिए काफ़ी है, और वो इस बात को सैडली एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल मूड जो है वो बस इतना ही सा है कि वो नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करता है, ह्यूमन नेगेटिव इमोशंस के, जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस हैं उनके बारे में बात करता है, और वो कैसे पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए इनफ है। यही पूरा का पूरा मूड जो है, मूड है किसका, आपके जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है उसका, फायर एंड आइस से। ठीक है, ये सारे थे आपके एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन। 2 एक्सट्रैक्ट हमने देखा, उन दोनों को हमने आंसर किया। आपके बोर्ड्स में भी 110% एक्सट्रैक्ट आएंगे ही आएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही जो मैंने दिया वही एक्सट्रैक्ट है, ये तो PYQ के पहले क्वेश्चन जैसे आए हैं उसके पैटर्न पे हैं, बट इसी तरह से आपको आएंगे, तो प्रिपेयर करके जाना। मेंटली आप रेडी रहोगे ना, देन इट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, उतना काफ़ी होगा। अब बस मेंटली रेडी रहोगे ना कि इस तरीके के ही क्वेश्चन आएंगे, हाँ तो ठीक है मैं हैंडल कर लूँगा, बस उस मेंटालिटी से जाना है, ताकि आप वहाँ पे जा करके पैनिक ना करो। बाकी 50% काम वहीं पे हो जाता है, बाकी 50% आपकी जो स्टडीज़ है ना, रिविजन्स वगैरह हैं, वो वहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। सॉरी, ये लॉन्ग आंसर्स हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। ओके, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, मुझे लगा था पहले शॉर्ट वाले, कोई बात नहीं। फर्स्ट वाले क्या कह रहा है, इन द बॉल पोएम। अब जो ये बॉल पोएम है ना, ठीक है, यहाँ पे डबल खमास लेंगे, कोटेशन मार्क है। ठीक है, तो इन द बॉल पोएम बेरीमैन एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ लॉस। हाँ, बॉल पोएम में क्या करता है, एक थीम दिखाया जाता है, लॉस ऑफ थीम दिखाते हैं, है ना, तो उसके बारे में बात किया जा रहा है। ग्रोइंग अप एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और कैसे ग्रोन अप जो बच्चा है वो ग्रो कैसे करता है, ट्रांसफॉर्म कैसे होता है। ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है ये पोएम। मंडेला ऑल्सो experienced loss of freedom and suffering along with his countrymen during his growing years on the basis of his race and color. Yes, मंडेला को भी सेम कुछ लॉस से गुजरना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, उसके और उसके कंट्रीमैन दोनों को, जब वो ग्रोन अप वाले स्टेज में था, जब वो क्या था, ग्रोइंग ईयर्स में, स्टार्टिंग के एज में। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका जो रेस था, कलर था, वो उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन उसको फेस करना पड़ता था। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कॉमनैलिटी ऑफ थीम्स इन बोथ द टेक्स्ट। अब इन दोनों में आपको कॉमन चीज़ों को दिखाना है, इन दोनों को कंपेयर करना है और कॉन्ट्रास्ट के भी दिखाना है, क्या कॉन्ट्रास्ट है और क्या कॉमन चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों को आपको हाईलाइट करके बताना है। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आपका जितना भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा वो कम से कम आपका 6 मार्क्स का तो होगा ही होगा, यानी कि इसको आपको 6 मार्क्स को गेन करने के लिए लिखना है, तो अच्छे खासा लंबे वर्ड्स में जाएगा, 100 to 120 वर्ड्स। देखते हैं क्या आंसर। द बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमैन, द थीम ऑफ लॉस, ग्रोइंग अप एंड ट्रांसफॉर्मेशन आर शोन थ्रू द बॉयज़ ग्रीफ ओवर हिज लॉस्ट बॉल। अब इस पोएम में क्या दिखाता है, उसका ग्रीफ दिखाता है, उसका दुख दिखाता है जब वो अपने बॉल को खो देता है। तो ठीक है, इस पोएम में उसका ग्रीफ, उस बच्चे का ग्रीफ दिखाया गया है। ठीक है, विच सिम्बलाइज चाइल्डहुड इनोसेंस, मेमोरीज एंड जॉय। वो जो बॉल था वो सिर्फ एक बॉल नहीं था, उस बच्चे के लिए उसका पूरा का पूरा मेमोरी कैरी करता था, बचपना था उसमें बचपना बसा हुआ था। बचपना मतलब कि उसने बचपन में उस बॉल के साथ खेला था, हंसा था, उसके साथ मस्ती किया था, वो सारी मेमोरीज उसके साथ अटैच थी। अरे बच में तो वो बॉल अगर गया तो इसकी सारी की सारी मेमोरीज भी साथ में चली गई, सिर्फ वो एक बॉल नहीं गया। ठीक है, ये बताया जा रहा है। द बॉय लर्न्स दैट सम लॉसेज आर परमानेंट एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। बॉय का जब वो बॉल खो जाता है, वो जब पानी में चला जाता है बंदरगाह पे, तो उसको ये रियलाइज़ होता है कि कुछ चीज़ें जो होते हैं, कुछ लॉस ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं, वो कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकते, ना ही उसको आप चेंज कर सकते हो। वो लॉस जो है वो परमानेंट है। ठीक है, एंड दैट कैन नॉट बी रिप्लेस, और उसको किसी दूसरी चीज़ से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। दैट कुड बी अ पर्सन, दैट कुड बी अ थिंग। लॉस तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बॉय के लिए उसने क्या सीखा कि ये जो लॉस है वो परमानेंट है। कुछ लॉस जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं और वो वापस नहीं आते, वो रिप्लेस नहीं होता है। ठीक है, मार्किंग हिज इमोशनल मेच्योरिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ्स रियलिटी। लाइफ की रियलिटी को वो क्या करता है, इस तरीके से रियलाइज़ करके एक्सेप्ट करता है, और ये उसकी क्या दिखाती है, मेच्योरिटी को दिखाता है। हालांकि छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो कितना मेच्योरली इस चीज़ को हैंडल कर रहा है वो दिखाता है, कि वो ये सारी चीज़ें जो हैंडल तो नहीं कर रहा है, लेकिन जो ये रियलाइजेशन उसको हो रही है ना, ये उसकी मेच्योरिटी को दिखाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कह रहा है। Maturity and life reality. Similarly, Nelson Mandela in Long Walk to Freedom experiences profound loss of freedom. अब इसी तरीके से नेल्सन मंडेला जो थे उनको भी क्या करना पड़ा था, लॉस ऑफ फ्रीडम
फ्रीडम का लॉस फील करना पड़ा था, जहाँ पे उनको आज़ादी नहीं थी, फ्री नहीं थे वो, ठीक है। जब उन्होंने क्या किया था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना, उस टाइम पे ड्यू टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड एपार्थाइड, वो ऐसा क्यों किया था, उनको फ्रीडम क्यों नहीं फील होती थी, वो फ्री क्यों नहीं थे, वो फ्रीडम क्यों पाना चाहते थे, वो फ्रीडम नहीं फील कर पाते थे, क्योंकि उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, एपार्थाइड वो फील कर, एपार्थाइड उनके साथ होता था। तो इसकी वजह से क्या करते थे कि वो फ्री नहीं, इक्वालिटी नहीं लगती थी, वो फ्रीडम फील नहीं करते थे, उनके कलर की वजह से उनको जज किया जाता था, उनके रेस की वजह से उनको जज किया जाता था। तो इन सभी की वजह से, ठीक है। एज अ यंग मैन ऑफ कलर ही सफर्स ऑपरेशन, एक्सप्लॉइटेशन एंड आइसोलेशन, यही बात बताया ना। एज अ यंग मैन, वो क्या है, एक यंग मैन है और वो क्या क्या सफ़र करते हैं, ऑपरेशन, उनको ऑपरेस किया जाता है, एक्सप्लॉइटेशन, उनका मिसयूज़ किया जाता है, बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, एंड आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब उनको अलग कर दिया जाता है समाज से, ठीक है। Both texts highlight how loss, whether personal innocence or collective liberty, forces growth and transformation. ये दोनों ही लॉस क्या दिखाते हैं कि कैसे आप पर्सनल लॉस हो या फिर कलेक्टिव लॉस हो। नेल्सन मंडेला और उनके कंट्रीमैन दोनों को ऐसा फील करना पड़ा था, फ्रीडम के लिए इतना ये हार्ड वर्क करना पड़ा था। तो उनकी जो फीलिंग्स थी वो क्या थी, कलेक्टिव थी, इस बच्चे की पर्सनल फीलिंग थी। तो ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, ये दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि ये दोनों ही का रिजल्ट क्या हो रहा है, उनके ग्रोथ में काम कर रहा है, ठीक है। सो वही बात किया जा रहा है दैट बोथ द टेक्स्ट हाईलाइट्स हाउ लॉस, वेदर पर्सनल इनोसेंस और कलेक्टिव लिबर्टी, फोर्सेस ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इससे क्या होता है, ग्रोथ होता है और चीज़ें बदलती है, ट्रांसफॉर्म करती है, राइट। वाइल द बॉय इज इंडिविजुअल एंड सिम्बॉलिक, मंडेलाज इज मंडेला, यहाँ पे एस नहीं लगेगा, मंडेला इज सोसाइटल एंड लीड्स टू कलेक्टिव स्ट्रगल फॉर जस्टिस। वो क्या कह रहा है कि ये जो बच्चा है वो तो चलो इंडिविजुअल है, वो अकेले फेस करता है, लेकिन मंडेला तो एक सोसाइटी के साथ फेस करते हैं, बाकी जो कंट्री मैन है उनको भी ये चीज़ फेस करना पड़ता है। तो वही चीज़ वो कह रहा है, तो उनका वो कलेक्टिव स्ट्रगल दिखाता है फॉर जस्टिस के लिए। कॉमनैलिटी, अब इन दोनों में कॉमन बात क्या है, कॉमनैलिटी लाइज इन द इनएविटेबल मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, इनएविटेबल सफरिंग, इन दोनों ही के अंदर सफरिंग था, ये दोनों ही सफ़र करके, मतलब कुछ ना कुछ इनकी भी सफरिंग रही है, कुछ ना कुछ उस बच्चे की भी सफरिंग रही है, तो ये दोनों ही सफ़र वाले स्टेज से गुजरे हैं, तो ये दोनों इनके लिए क्या हो गई, एक कॉमनैलिटी हो गया, कॉमन पाथ हो गया, ठीक है। स्पार्कलिंग रेजिलियंस एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, और इससे क्या हुआ, उनको लाइफ में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिली। तो उनका कॉन्ट्रास्ट क्या था कि बच्चा जो था वो इंडिविजुअली चीज़ों को फेस कर रहा था, लेकिन जो नेल्सन मंडेला थे वो सोसाइटल वे में फेस कर रहे थे, वो अकेले ही नहीं थे, उनकी पूरी की पूरी सोसाइटी को फेस करना पड़ रहा था। बट एट द सेम टाइम ये तो कॉन्ट्रास्ट हो गया, और इसमें कॉमनैलिटी क्या है कि दोनों ही कुछ ना कुछ सफ़र कर रहे थे, ये भी सफरिंग से गुजर रहे थे और ये बच्चा भी सफरिंग से गुजर रहा था। बच्चे का पर्सनल सफरिंग था और इनका क्या था, एक फ्रीडम को लेकर के सफरिंग था, सोसाइटल सफरिंग था, ठीक है, इनजस्टिस को लेकर के था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिस्टिंग्विशेस the portrayal of tiger in the poem A Tiger in the Zoo from depiction of the tiger in the poem How to Tell Wild Animal. Okay, How to Tell Wild Animal और A Tiger in the Zoo, इन दोनों में जो टाइगर का जो पोर्ट्रे किया गया, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द टाइगर इन अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू पोएम में जो टाइगर है उसकी बात की जा रही है, बाई लेस्ली नॉरिस, इज पोर्ट्रेड एज मेजेस्टिक येट ट्रैजिक क्या क्रिएचर ट्रैप्ड इन अ सेल। वो क्या दिखाता है कि अ टाइगर इन द जू में क्या दिखाता है कि वो क्या है, एक ट्रैजिक टाइगर है, उसके साथ क्या हुआ है, एक ट्रैजेडी हुआ है और उसको कैप्चर कर लिया गया, इससे एक सेल में बंद कर दिया गया है ना। इट paces restlessly in limited space, its strength suppressed, eyes angry but helpless, symbolizing loss of freedom, dignity and natural instincts। क्या कह रहा है कि ये जो शेर है वो क्या करता है, खुद को सप्रेस करके रखता है, कह रहा है ना। इट पेसेस, वो लगातार उस थोड़े से जगह में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसकी आंखों से उसका गुस्सा नज़र आ रहा है, लेकिन वो शांत है, मतलब खुद को चुप करके रखा हुआ है, साइलेंट है ना। इट यर्न्स फॉर द वाइल्ड बट रिमेन्स साइलेंट, वो क्या करता है, वो चाहता है कि थोड़ा वाइल्ड हूँ, लेकिन फिर भी वो क्या है, साइलेंट है, चुप है, खामोश है। एंड कन्फाइंड इन कॉन्ट्रास्ट द टाइगर इन हाउ टू टेल द एनिमल्स, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला टाइगर है ना, जिसको जेल के अंदर बंद करके रखा है, जेल नहीं कह सकते हैं, मतलब उस केज के अंदर बंद करके रखा है, तो वो क्या सिंबलाइज कर रहा है कि लॉस ऑफ फ्रीडम, उसके पास फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है, वो एक जगह बंद है, ठीक है।
डिग्निटी उसकी खो चुकी है, नेचुरल इंस्टिंक्ट, उसके जो नेचुरल इंस्टिंक्ट हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बंद है, ठीक है। वो खुला जंगल में होता तब ना उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट उसके काम करते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इट यर्न्स फॉर वाइल्ड बट रिमेन साइलेंस एंड कन्फाइड। वो क्या करता है, वाइल्डनेस अपना शो करना चाहता है लेकिन फिर भी मजबूर है, वो खुद को सप्रेस कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमने टाइगर इन द जू में देखा है, वही चीज़ आपने मेंशन किया। लेकिन एट द सेम टाइम हाउ टू टेल अ वाइल्ड एनिमल, इसमें क्या है टाइगर का रिप्रेजेंटेशन, उसमें क्या बता रहा है कि इन कंट्रास्ट उसके जस्ट अपोजिट में अ टाइगर इन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल बाय कैरोलिन वेल्स इज डिपिक्टेड एज फियर्स। फियर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा फियर्स है वो, ठीक है। पावरफुल, फियर्स मतलब गुस्से वाला, पावरफुल है। तो यहाँ पे जो टाइगर है उसका अलग पोर्ट्रे हुआ है और जो टाइगर इन द जू में अलग पोर्ट्रे हुआ है। इसमें डरा हुआ नहीं, मतलब शांत, अपने आप को सप्रेस किया हुआ, बर्दाश्त किया हुआ। और ये जो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल है उसमें क्या कर रहा है, वो फराशियस दिख रहा है, अपना पावरफुल दिख रहा है, इस तरीके का। तो दो अलग अलग पोर्ट्रेल किए गए हैं टाइगर के, वही बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। वेल इज डिपिक्टेड एज फियर्स, पावरफुल एंड फ्री इन इट्स नेचुरल हैबिटाट। अपने हैबिटाट में वो नेचुरल फ्री है, अपने नेचर में वो क्या है, फ्री है, उसको कोई कैद नहीं किया हुआ है। इट इज़ अ विविड येलो ब्लैक स्ट्राइप्स, ठीक है। इट हैज़, उसके क्या है, ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, विविड, ठीक है। कैन डिवोर पीपल इंस्टेंटली, और जब चाहे इंसान को खा सकता है इंस्टेंटली, मतलब सेकंड में वो क्या कर सकता है, इंसान को डिवोर कर सकता है, निगल सकता है। एंड एम्बॉडीज रॉ स्ट्रेंथ एंड डेंजर इन द जंगल। और जंगल में क्या दिखाता है, रॉ स्ट्रेंथ दिखाता है और जो टेरर है वो शो करता है, ठीक है, डेंजर दिखाता है। वन पोएम इवोक्स सिंपैथी फॉर कैप्टिविटीज क्रूअल्टी। कैप्टिविटी मतलब होता है कैद करना, तो वो जो कैद करके रखे ना, वो जो क्रूअल्टी है, उसके लिए एक पोएम में क्या है, टाइगर इन द जू में हमारी सिंपैथी दिखाई जा रही है, बट at the same time the other humorously celebrates the tiger's wild ferocity and majesty without confinement, ठीक है। तो एक में क्या हो रहा है कि उसकी क्या दिखाई जा रही है, कैप्टिविटी, क्रूअल्टी दिखाई जा रही है कि उसको कैद करके रखा गया। लेकिन एट द सेम टाइम हाउ टू टेल अ वाइल्ड एनिमल में क्या दिखा रहा है कि उसकी जो ओपननेस है, उसका फरोशियसनेस दिखा रहा है, मतलब वो कितना फरोशियस है, वाइल्ड है, पावरफुल है, वो चीज़ दिखा रहा है। तो ये दोनों अलग अलग पोर्ट्रेयल है एक टाइगर के, एक टाइगर जो जू के अंदर बंद है और एक टाइगर जो नेचर के साथ खुला है, मतलब आज़ाद है, वाइल्ड, मतलब पूरी तरीके से वाइल्ड है, पावरफुल है और आज़ाद है, किसी को भी कभी भी खा सकता है, अपने पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये दो अलग अलग डिस्टिंग्विश दिखाया जाता है, ये दो डिफरेंसेस टाइगर के पोर्ट्रे किए गए हैं दो अलग अलग पोएम में, ठीक है। इन दोनों को कैसे बताना था, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं। अमेंडा एंड वली बोथ रिप्रेजेंट लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, एग्जामिन द अबव ऑब्जर्वेशन विथ रेफरेंस टू द टू टेक्स्ट। क्या कह रहा है ना कि अमांडा है और वली है, ये दोनों ही क्या चाहते हैं, लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, फ्रीडम के लिए क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मुझे फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले, ठीक है। एग्जामिन द अबव ऑब्जर्वेशन विथ रेफरेंस टू द टू कॉन्टेक्स्ट। आपको दो टेक्स्ट बताने हैं, ऐसे ऐसे एविडेंस देना है कि ये कैसे प्रूफ किया जाता है कि अमांडा भी चाहती है कि वो फ्री हो, फ्रीडम चाहती है ना। और जो ये है क्या बोलते हैं, वली जो है, वली मणिक जो है, वो भी चाहती है कि वो फ्रीडम को हासिल करें। अमेंडा फ्रॉम द पोएम अमेंडा एंड वली फ्रॉम मैडम राइड्स द बस बोथ रिप्रेजेंट अ डीप लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। दोनों ही फ्रीडम की लॉन्गिंगनेस दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दो एक्सप्रेस्ड डिफरेंटली, लेकिन दोनों में ही अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, दोनों में ही अलग अलग तरीके से बताया गया है, ठीक है। अमेंडा फील्स स्टिफ्ड, स्टिफ्ड मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दब करके रहना, सप्रेस्ड फील करती है। अमेंडा जो है वो क्या फील करती है, सप्रेस्ड बाय हर मदर्स कॉन्स्टेंट नैगिंग एंड इंस्ट्रक्शंस। वो उसकी माँ जो कॉन्टिन्यूसली उसको नैग करती रहती है, इंस्ट्रक्शंस देती रहती है, ऐसे नहीं करो, ये मत करो, वो मत करो, उसकी वजह से क्या करती है, वो खुद की सप्रेस्ड करके रखती है, ठीक है। और उसको वो फ्रीडम नहीं मिल रहा है, किसको, अमेंडा को। एस्केपिंग इनटू डे ड्रीम्स ऑफ बीइंग मरमेड, ऑर्फन और रपुंजल। वो क्या करती है, खुद को वहाँ से बचाने के लिए इस जो ये जो प्रॉब्लम्स इसको मम्मी के साथ जो सुनने के लिए मिलता है ना, उसकी मम्मी जो सुनाती है, इन सारी चीज़ों की वजह से वो क्या करती है, खुद को स्केप करना चाहती है, इस चीज़ से निकलना चाहती है। तो उसकी वजह से वो क्या करती है, डे ड्रीम करती है कि मैं क्या हूँ, एक अनाथ हूँ, ऑर्फन हूँ, मैं तो एक रपुंजल हूँ जो एक टावर के अंदर बंद है और मैं अपना बाल कभी भी नहीं खोलूँगी नीचे कि कोई मेरे पास आ नहीं पाएगा, मैं अकेले आज़ाद रहूँगी, ये सारी चीज़, मैं एक मरमेड हूँ, आज़ाद मरमेड हूँ, ठीक है। सिम्बल्स ऑफ सॉलिट्यूड, इंडिपेंडेंस एंड नो रूल्स, जो कि किसके सिंबल है, जो मरमेड है, ऑर्फन है
और रपंजल है, ये सारे किसके सिंबल्स हैं कि वो इंडिपेंडेंस शो करती है, चाहती है। और क्या क्या चाहती है, वो चाहती है कि उसके में कोई रूल्स ना लगाए, वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहती है। और क्या चाहती है, सॉलिट्यूड का सिंबल है ये, सॉलिट्यूड मतलब अकेले रहना चाहती है, अकेलापन उसको पसंद है, ठीक है। वल्ली एन एडवेंचरस 8-year-old कार्व्स फ्रीडम फ्रॉम हर स्मॉल विलेज लाइफ। उसकी जो विलेज में ज़िंदगी है उसमें से वो वहाँ से निकलना चाहती है, वहाँ से वो फ्री होना चाहती है। जो 8 साल की बच्ची है वो बाहर निकलना चाहती है, टाउन में जाना चाहती है ना। शी ऑब्जर्व्स द बस विथ फैसिनेशन, सेव्स मनी सीक्रेटली एंड बोल्डली टेक्स अ सोलो राइड टू एक्सप्लोर द टाउन। वो क्या करती है, बस को बहुत फैसिनेटली देखती है, फैसिनेशन में, और क्या करती है, पैसे बचा करके रखती है और सोलो ट्रिप के लिए चली जाती है, बहुत बोल्डली बस पे बैठ जाती है और एक्सप्लोर करने के लिए चली जाती है ना। एक्सपीरियंसिंग रियल एडवेंचर एंड इंडिपेंडेंस, वो क्या करती है, रियल एडवेंचर फील करती है, एक्सपीरियंस करती है ना। वाइल एमेंडाज लॉन्गिंग रिमेन पैसिव एंड फैंटेसी बेस्ड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एमेंडा जो है वो फैंटेसी बेस्ड है, वो फैंटेसी में जी रही है, अपने आप को एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करके उसमें जी रही है। लेकिन एट द सेम टाइम जो वल्ली मणि है, जो छोटी सी बच्ची, वो क्या करती है, करेज दिखाती है और अपने लिए स्टेप लेती है, ठीक है। वो भी फ्रीडम चाहती है, लेकिन वो क्या करती है, उसके लिए आगे बढ़ के अपने लिए कदम उठाती है। ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन की वजह से अमेंडा क्या करती है, उसको खुद को फैंटेसाइज करती है। वल्ली एक्टिवली परस्यूज इट थ्रू डिटर्मिनेशन एंड करेज, लेकिन वल्ली क्या करती है, खुद को एक्टिवली परस्यू करती है, आगे बढ़ती है और अपना हिम्मत दिखाती है, और वो जो करना चाहती है, वो जो आज़ाद होना चाहती है, वो एक तरीके से बाहर घूमना चाहती है, तो वो घूमती है, वो बस का राइड करती है। तो ये दोनों ही कैसे कैसे फ्रीडम दिखा रहे हैं उसके बारे में हमने बात किया, ठीक है, कि एमेंडा भी चाहती है कि उसको फ्रीडम मिले और वल्ली मणि भी चाहती है। हालांकि वल्ली मणि करेजियस है, थोड़ा सा स्टेप लेती है, लेकिन एमेंडा जो है वो स्टेप नहीं लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जामिन द रोल ऑफ द नेचर इन द पोएम्स द डस्ट ऑफ स्नो एंड फॉग। डस्ट ऑफ स्नो और फॉग में क्या रोल है, इसका पढ़ते हैं, किसका रोल है, आपका पूछ रहा है नेचर का क्या रोल है इन दोनों में, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो द डस्ट ऑफ स्नो, इन डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, नेचर प्लेज अ हीलिंग ट्रांसफॉर्मेटिव रोल। डस्ट ऑफ स्नो में जो नेचर है वो क्या रोल प्ले करता है, तो एक एज अ हीलर रोल प्ले करता है, ट्रांसफॉर्मेटिव करता है, राइट, ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्ले करता है। अ क्रो शेक्स फाइन स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री ऑन टू द पोएट, इंस्टेंटली लिफ्टिंग हिज ग्लूमी मूड एंड सेविंग हिज डे फ्रॉम रिग्रेट। अब उस डस्ट ऑफ स्नो में क्या होता है, एक क्रो जो है वो हेमलॉक ट्री से स्नो गिराता है और अचानक से पोएट के ऊपर गिरता है, और ये जो ग्लूमी है, जो उदास है, वो अचानक से उसका जो मूड है वो लिफ्ट हो जाता है, वो मूड अच्छा हो जाता है, और पूरे दिन का जो दिन बकवास निकलने वाला था वो पूरा दिन बच जाता है, अच्छे से गुजरता है ना। तो क्या किया, उसको हील करने में मदद किया नेचर ने, है ना, उसको अपलिफ्ट किया, उसका जो मूड था उसको ठीक किया, हील किया। Even negative elements grow as omen, poisonous hemlock। अब ये सारे क्या है, नेगेटिव एलिमेंट्स है। क्रो को ना एक नेगेटिव चीज़ों की तरह देखा जाता है, ठीक है, नेगेटिव सिम्बलाइज करता है, ठीक है। एट द सेम टाइम ये जो ट्री है ये भी थोड़ा सा पॉइजनस दिखाता है, ये दोनों चीज़ें नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव चीज़ें में ही अच्छी चीज़ कैसे हो जा रही है, ये चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, वो कैसे उसका मूड ठीक कर दे रही है, राइट, क्लियर है। ब्रिंगिंग अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिविटी, मतलब वो क्या कर रहा है, ये नेगेटिव चीज़ों से क्या बन रहा है, अनएक्सपेक्टेड था, जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिविटी मिल रही है, राइट। शोइंग नेचर्स जेंटल पावर चेंज पर्सपेक्टिव एंड इंस्पायर होप। ये क्या दिखाता है कि नेचर कैसे इंस्पायर करता है, कैसे जेंटली उसको ठीक करता है ना, जेंटल पावर टू चेंज पर्सपेक्टिव, आपका कितना आसानी से आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है, नेचर के अंदर ये पावर है ना, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाता है। इन फॉग वाले पोएम में बाय कार्ल सैनबर्ग, नेचर as fog arrives silently on little cat feet, quietly enveloping the city and harbor before moving on। क्या दिखाता है, फॉग में क्या दिखाता है कि वो क्वाइटली आता है, जैसे बिल्ली चल के आ रही है, और पूरे सिटी को क्या करता है, एनवेलप कर लेता है, अपने ऊपर से ढांक लेता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखाता है। अपलिफ्टिंग बोथ पोएम्स, ठीक है, और वैसे ही वो मूव ऑन करने से पहले क्या करता है, क्वाइटली बैठ करके चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और क्या कह रहा है, बोथ पोएम पोर्ट्रेज नेचर एज इन्फ्लुएंशियल। अब ये दोनों ही पोएम क्या है, इन्फ्लुएंशियल हैं, दोनों ही का बहुत ही ज़्यादा असर दिखा रहे हैं। नेचर जो है उसका कितना असर होता है, फॉग जब आता है उसका भी असर होता है, जो डस्ट गिरा उसका भी कितना असर हुआ, ठीक है। नेचर चीज़ें कैसे इन्फ्लुएंस करती है, अपलिफ्टिंग एंड रिन्यूइंग इन फ्रॉस्ट
फ्रॉस्ट का जो डस्ट ऑफ स्नो है उसमें कैसे अपलिफ्ट कर देता है उसका मोमेंट, कैसे उसको रिन्यू कर देता है, उसका मूड ठीक कर देता है, वाइल मिस्टीरियस एंड एनवेलपिंग इन सैंडबर्ग्स, लेकिन जो फॉग है उसमें कैसे मिस्टोरिकली वो चीज़ों को ठीक करता है, मतलब फॉग जब आता है तो मिस्टोरिकली आता है और क्या करता है पूरी सिटी को अपने ऊपर ये कर लेता है, अपने फॉग से क्या करता है कवर कर लेता है, एनवेलप कर लेता है, ठीक है, हाईलाइटिंग इट्स एबिलिटी टू इफेक्ट ह्यूमन इमोशंस एंड परस्पेक्शंस प्रोफाउंडली। और इससे क्या हाईलाइट होता है कि वो क्या करता है ह्यूमन इमोशंस को चेंज करने के लिए केपेबल है, उसके अंदर क्या दिखाता है वो एबिलिटी दिखाता है टू अफेक्ट ह्यूमन इमोशंस को कैसे अफेक्ट कर सकता है उस चीज़ की एबिलिटी इसमें दिखाई जाती है, फॉग से भी और डस्ट ऑफ स्नो से भी, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लोर the theme of loss as it is depicted in both the ball poem and the sermon at Banaras, highlighting the inevitable nature of this aspect in life। ये दोनों ही पोएम कैसे आपको बताता है कि क्या बताता है, दोनों ही पोएम कैसे हाईलाइट करता है इनएविटेबल नेचर ऑफ एस्पेक्ट इन लाइफ, इनएविटेबल कोई चीज़ को चेंज नहीं कर सकते वो नेचर दिखाता है। ये दोनों ही पोएम कैसे लॉस के बारे में बताता है, थीम ऑफ लॉस की बात करता है, उसके बारे में आपको बात करना है। तो आंसर करते हैं, द थीम ऑफ लॉस इन The Ball poem by John Berryman and Sermon at Banaras is depicted as inevitable and universal in life। अब जो बॉल पोएम है उसमें क्या दिखाता है कि यूनिवर्सल, ये जो लॉस है वो यूनिवर्सल है, सबके पास से कुछ ना, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं वो परमानेंट नहीं है, टेम्प्रेरी है, हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें लॉस होगी ही होगी और वो इनएविटेबल है, हम उसको ठीक नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ इस बॉल पोएम में दिखती है। इन द पोएम द बॉय लूजेस his ball in water, symbolizing permanent loss of childhood innocence and joy। ये क्या करता है, वो जो बच्चा है वो क्या करता है, अपना बॉल खो देता है और उससे क्या दिखता है कि उसका जो परमानेंट लॉस है कि वो जा चुका है, और वो लॉस किस चीज़ का दिखता है, उस बॉल का नहीं, उस बॉल में उसका मेमोरी छिपा होता है, ठीक है। तो वो मेमोरीज परमानेंटली उसके चले गए हैं, वो जो खुशी है उस बॉल के साथ, वो जो अटैचमेंट है वो उसके साथ चली गई है, वो लॉस दिखाता है, ठीक है। He stands grief stricken learning the epistemology of loss। और वो क्या करता है वहाँ पे खड़े खड़े ये लर्न करता है, सीखता है कि आखिर लॉस कैसे कैसे हमारी लाइफ में आता है, हम कैसे कैसे चीज़ों को खोते हैं, और इस चीज़ का उसको एहसास होता है, रियलाइजेशन करता है वो, दैट सम थिंग्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। उसको ये रियलाइज़ होता है कि कुछ चीज़ें रिप्लेस नहीं की जा सकती हैं, फोर्सिंग हिम टू एक्सेप्ट रियलिटी एंड ग्रो अप। और इससे क्या होता है, उसको फोर्स करता है कि जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करे और आगे बढ़े। अब जो चीज़ चली गई है उसको आप वापस रिप्लेस नहीं कर सकते हो, वापस नहीं ला सकते हो, ठीक है। इन सरमन एट बनारस कीसा गौतमी लूजेज हर ओनली सन सीक्स रिवाइवल फ्रॉम बुद्धा। अब कीसा गौतमी के साथ क्या हुआ था, इसमें भी सरमन बनारस में कीसा गौतमी अपने बेटे को खो देती है, मर जाता है वो, लेकिन वो क्या चाहती है, हर जगह जाती है अपने बेटे को जिंदा करने के लिए, लेकिन उसका लॉस हो चुका है, वो मर चुका है, वो वापस अब नहीं आएगा। दोनों ही पोएम में और इस स्टोरी में दोनों में ये लॉस ही का थीम दिखाता है, तो वही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ही टीचेज हर दैट डेथ एंड लॉस टच एवरी हाउस होल्ड। और बुद्धा क्या करता है, जब वो बुद्धा के पास जाती है तो बुद्धा बताता है कि जो डेथ है, मृत्यु है और लॉस जो है वो हर एक घर में होता है, ये यूनिवर्सल है, हमारे हर इंसान को इस चीज़ से गुजरना पड़ता है। नो वन स्केप्स ग्रीफ मतलब दुख, कोई भी दुख से स्केप नहीं कर सकता, भाग नहीं सकता है, ठीक है। शी रियलाइजेज लॉस इज पार्ट ऑफ लाइफ, लॉस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या रियलाइज़ करती है कि लॉस जो खोना है, हमारा जो लॉस हुआ है वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, हमको कुछ चीज़ मिलता है तो हम हमारे पास से कुछ चीज़ खोता भी है, और वो नेचुरल है, कोई हमारे लाइफ से चला जाता है, कोई चीज़ हमसे छीन लिया जाता है, तो ये जो लॉस है वो नेचुरल है, ठीक है। बोथ टेक्स्ट एम्फसाइजेज एक्सेप्टिंग इनएविटेबल लॉस, पर्सनल पोजेशन और लव्ड वंस विदाउट एंडलेस वीपिंग लीडिंग टू मेच्योरिटी एंड पीस। दोनों ही क्या दिखाते हैं कि हमारी पोजेशंस हो, कोई चीज़ हो हमारे पास, या कोई पर्सनल चीज़ हो, या फिर हमारे लव्ड वंस हो, वो हमसे छीने जाते हैं, लॉस होता है, ये थीम ऑफ लॉस बताता है। और कैसे हम उस चीज़ को जब ओवरकम करते हैं तो हमें मेच्योरिटी आता है, हमें सुकून मिलता है, शांति मिलता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से, ठीक है। तो ये दोनों ही लॉस दिखाता है। अब जल्दी से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल फीट हाईलाइटिंग द significance of metaphor employed in the poem Fog by Carl Sandburg। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो ये फॉग है, जो कहते हैं ना पैर दबा करके आता है, चुपचाप से आता है उस पोएम में, फॉग के पोएम में, तो वो क्या दिखा रहा है, हाईलाइट सिग्निफिकेंस मेटाफर, क्या मेटाफर एम्प्लॉय कर रहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इन कार्ल सैनबर्ग्स फॉग द मेटाफर कंपेयर्स फॉग टू अ कैट। अब इसमें मेटाफर क्या है, वो क्या करता है, फॉग को डायरेक्टली
किससे कंपेयर करता है, एक कैट से, कि फॉग जैसे आता है ना साइलेंटली, वैसे एक बिल्ली भी आती है चुपचाप एकदम पैर दबा करके, पता नहीं चलता है जब बिल्ली आती है तो, और फॉग भी जब आता है तो भी पता नहीं चलता है। अराइविंग ऑन लिटिल कैट फीट, क्या कह रहा है, फॉग जो है वो एक कैट की तरह है जो क्या कर रहा है, अराइव कर रहा है ऑन लिटिल कैट फीट यानी कि कैट की तरह आ रहा है। सिटिंग ऑन साइलेंट हंचेस एंड मूविंग ऑन, और वो क्या करती है, बिल्ली चुपचाप से आती है, पैर झुका करके बैठती है और फिर उसके बाद वहाँ से चली जाती है। तो वैसे ही फॉग भी आता है, थोड़े टाइम रहता है और फिर वो चला जाता है साइलेंटली, ठीक है। दिस एक्सटेंड्स मेटाफर हाईलाइट फॉग्स साइलेंट, मिस्टीरियस एंड ग्रेसफुल नेचर। इससे क्या पता चलता है कि फॉग जो है उसका क्या साइलेंट नेचर, और क्या दिखाता है उसका मिस्टीरियस नेचर, ग्रेसफुल नेचर, ये सारी चीज़ें दिखाता है। मेकिंग एन ऑर्डिनरी वेदर phenomenon feel alive, observant and transitant, emphasizing nature's subtle beauty and quiet power। ये सारी चीज़ें क्या दिखाता है कि नेचर का क्या पावर है, क्या उसकी ब्यूटी है, कि आया शांति से और चला गया, ठीक है। ये सारी चीज़ों, इन दोनों में मेटाफर क्या दिखाया जा रहा है कि जो फॉग है और जो कैट है उन दोनों का कंपैरिजन कैसे हो रहा है मेटाफोरिकली, ठीक है। उन्होंने इसी चीज़ के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सेकेंड क्वेश्चन आपका कहता है, How does the poem show that the tiger had lost its natural instinct? जो पोएम है वो कैसे दिखाता है कि जो टाइगर है उसने अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट खो दिया है। कब? ये तब की बात है जब वो उस केज में बंद कर लिया जाता है। अ टाइगर इन द जू पोएम से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो द पोएम अ टाइगर इन द जू शोज द टाइगर हैज़ लॉस्ट इट्स नेचुरल इंस्टिंक्ट थ्रू कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मतलब कैद करने की वजह से। तो अपना जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना, नेचुरली जो पकड़ता है, चीज़ें करता है ना बाहर खुला जंगल में, तो वो चीज़ उसने खो दिया है। क्यों खो दिया है? क्योंकि वो एक जंगल के अंदर बंद है कैप्टिविटी की वजह से। कन्फाइंड इन अ स्मॉल केज, एक स्मॉल केज के अंदर उसको कन्फाइड कर लिया गया है, बंद कर दिया गया है। इट पेसेस रेस्टलेसली विद सप्रेस्ड रेज, इग्नोर्स विजिटर्स। वो क्या करता है, अपने आप को, अपना गुस्सा जो है उसको सप्रेस करता है और चुपचाप से इधर उधर मूव करता है, विजिटर्स को इग्नोर करता है ना। एंड स्टेयर्स एट स्टार्स हेल्पलेसली, और रातों को क्या करता है, तारों को देखता है हेल्पलेसली, कि कैसे वो तारे हैं, वो आज़ाद तारे हैं, मैं भी काश आज़ाद होता। बहुत हेल्पलेसली वो महसूस करता है और उनको देखता है। इट्स वाइल्ड फेरोसिटी, हंटिंग अर्ज एंड फ्रीडम आर म्यूटेड। उसका जो वाइल्ड फेरोसिटी है, उसका जो गुस्सा है, वो चीज़ क्या हो गया, म्यूट हो गया, बंद हो गया है, चुप हो गया, वो साइलेंट हो गया। हंटिंग अर्ज, वो जो हंट करने का उसका अर्ज है कि शिकार करना, वो सारी चीज़ें, एंड फ्रीडम, और वो जो आज़ादी है वो सारी म्यूटेड हो गई हैं। टर्निंग अ मैजेस्टिक प्रेडेटर इनटू अ हेल्पलेस सबड्यू क्रिएचर। उसको क्या टर्न कर दिया है, एक चुपचाप से कैद करके साइलेंट से क्रिएचर में बना दिया गया। किस चीज़ से, एक फेरोशियस से क्रिएचर से उसको क्या बना दिया गया, एक सबड्यू क्रिएचर बना दिया गया, एक हेल्पलेस सा क्रिएचर, ठीक है। तो यही नेचुरल चीज़ें दिखती है उसमें। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वाई वॉजंट प्रांजोल एज एक्साइटेड एज राजवीर ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी। अब ट्रेन जर्नी में जब दोनों जा रहे थे तो प्रांजोल जो था वो इतना एक्साइटेड क्यों नहीं था जितना राजवीर था। क्यों? क्योंकि प्रांजोल ऑलरेडी वो सारी चीज़ें देख चुका था, असम में कैसे टी होते हैं, वो सारी चीज़ें वो ऑलरेडी फेमिलियर था, इसलिए उतना एक्साइटेड नहीं था। वही आपका आंसर हो जाएगा। प्रांजोल वॉजंट एज एक्साइटेड एज राजवीर ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी बिकॉज ही वॉज बॉर्न। वो वहाँ पे पैदा ही हुआ था, इसलिए वो उतना एक्साइटेड नहीं था। राजवीर पहली बार जा रहा था। एंड ब्रॉट अप ऑन अ टी प्लांटेशन इन असम, और वहाँ पे असम में ही उसने सारी चीज़ें देख रखी थी, टी प्लांटेशंस वगैरह को। फॉर हिम वास्ट टी गार्डन्स एंड लश ग्रीनरी वर एवरीडे साइट्स। हर दिन का उसका नज़ारा था, उसके लिए तो हर दिन वो सारी चीज़ें देखता था, पर डे वो सारी चीज़ें देखता था, उसके लिए कोई चीज़ नया नहीं था। नथिंग न्यू, कुछ भी उसके लिए नया नहीं था। और थ्रिलिंग, और कुछ भी उसके लिए थ्रिलिंग नहीं था। राजवीर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन राजवीर पहली बार वहाँ जा रहा था तो एक्साइटेड था, है ना। वॉज फैसिनेटेड बाई द सीनरी एंड द टी लेजेंड्स शोइंग चाइल्ड लाइक वंडर्स। और राजवीर क्या है, वहाँ पे पहली बार जा रहा था इसलिए उतना ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन प्रांजोल उतना एक्साइटेड नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो वहीं पे पैदा हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड नेल्सन मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ उनकी जो फ्रीडम की जो डेफिनेशन है वो कैसे चेंज हुआ। जब वो बचपन में फ्रीडम को के बारे में जो सोचते थे और बड़े होने के बाद जो सोचे वो कैसे बदला टाइम के साथ, उसके बारे में बात करते हैं। नेल्सन मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम इवॉल्व मतलब होता है आगे अपग्रेड होना, बढ़ना। ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ वो अपग्रेड हुआ। एज अ चाइल्ड ही सॉ इट एज पर्सनल लिबर्टी टू डू एज ही प्लीज्ड।
वो बचपन में क्या करता था, वो एज अ पर्सनल लिबर्टी उसको देखते थे, नेल्सन मंडेला, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो बड़े हैं, ग्रोइंग अप अंडर एपरथाइड, एपरथाइड क्या होता है, जब आप किसी को कलर की वजह से डिस्क्रिमिनेशन करते हो, भेदभाव करते हो, तो उन सब चीज़ों के साथ जब वो ग्रो अप करे ना, आगे बढ़े ना, ही रियलाइज्ड, उनको ये रियलाइज हुआ कि ट्रू फ्रीडम मेंट कलेक्टिव लिबरेशन फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ ऑल पीपल। ये जो लोगों को ऑपरेश करके रखा जाता है ना, तो एक्चुअल जो ट्रू फ्रीडम है वो किस चीज़ में है, इन सारी चीज़ों से बाहर निकल में, आज़ाद होने में है, ठीक है। इंक्लूडिंग ऑपरेसर्स, जो लोग ऑपरेसर्स हैं उनको भी मिला करके, उनके से ऊपर फ्रीडम, उसको आज़ाद करके जो बाहर निकलते हैं ना, वो एक्चुअल फ्रीडम है, उन सारी चीज़ों से बाहर निकलना। ही लर्न्स दैट डिनाइंग अदर्स फ्रीडम, दूसरों की फ्रीडम जो है उसको डिनाई कर देना। उनके साथ क्या होता था, गोरे लोग जो थे वो उनके काले होने की वजह से उनका जो फ्रीडम है उसको छीन लेते थे, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते हो। तो दूसरों की जो फ्रीडम है उसको जो डिनाई कर रहे हैं उसके बारे में बोले। ही लर्न्स दैट डिनाइंग अदर्स फ्रीडम रॉब्ड एवरीवन ऑफ ह्यूमैनिटी। वो क्या करता था, ह्यूमैनिटी को रॉब कर लेता था, वो ह्यूमैनिटी उनके अंदर से चुरा लेता था, उनकी ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाती थी, ठीक है। इंस्पायरिंग हिज फाइट फॉर इक्वालिटी, और वो क्या करता था, उनको इंस्पायर करता था। वो इस तरीके से जब ट्रीट होते थे तो वो सारी चीज़ों से वो इंस्पायर होते थे कि लोगों में इक्वालिटी आए, लोगों को इक्वली बिहेव किया जाए, ट्रीट किया जाए, वो काले हों या गोरे हों, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी क्रिएचर पोजेसेस अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफाइंस इट। हर एक कैरेक्टर जो है ना वो अपने अंदर एक यूनिक एबिलिटी रखता है, ठीक है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक रखता है जो कि उसको क्या करता है, डिफाइन करता है, ठीक है। एंड दिस ट्रेट इज क्लोजली लिंक्ड टू इट्स नेचर, और वो क्या होता है, नेचर से लिंक्ड भी होता है। दिस कॉन्सेप्ट इज ब्यूटिफुली इलस्ट्रेटेड इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। और हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल में बहुत अच्छी तरीके से ये बताया गया ना, लेपर्ड के बारे में, उसके ट्रेट्स बताए गए, टाइगर के, लायन के, बियर के, है ना, कैमेलियन के, उस सारी चीज़ों की। तो एल्यूसिडेट मतलब उसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है। क्या कह रहा है, इन कैरोलाइन वेल्स हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एवरी क्रिएचर हैज़ अ यूनिक ट्रेट टाइज टू इट्स नेचर। हर एक क्रिएचर का अपना एक नेचर होता है, और वो किससे कनेक्टेड होता है, जो रियल नेचर है उससे। अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो नेचर से टाइज अप होता है, लिंक्ड होता है, ठीक है। प्रेजेंटेड ह्यूमरसली येट एक्यूरेटली, वो क्या करते हैं, ह्यूमरसली, मजाक मजाक में चीज़ों को बताते हैं, लेकिन बहुत एक्यूरेट चीज़ से बताते हैं। डिफरेंस जो उस पोएम में दिखता है कि लेपर्ड और टाइगर और जो ये बेयर है, उन सभी का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक दिखता है। जो द एशियन लायन रॉर्स फियर्सली वाइल किलिंग, मारते वक्त एशियन लायन क्या करता है, बहुत ही दहाड़ता है, बहुत गुस्से से दहाड़ता है, फरोशियसली दहाड़ता है ना। द बंगाल टाइगर हैज़ स्ट्राइप्स एंड ईट्स प्रे। बंगाल टाइगर क्या करता है, उसके अंदर क्या है, उसके स्ट्राइप्स हैं उसके बॉडी पे, और वो क्या करता है, अपने प्रे शिकार को खाता है। द बियर हग्स टाइटली, जो बियर है वो इतना कस के हग करता है कि इंसान मर जाए, मतलब जो भी उसका प्रे है वो मर जाए, है ना। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं ना, बियर के अलग, लायन के अलग, टाइगर के अलग, है ना, बंगाल टाइगर के अलग। द लेपर्ड लेप्स रिपीटेडली, अब जो लेपर्ड है वो बार बार जंप करता है, इतना जंप करता है आपके ऊपर जब तक आप हार मान करके मर नहीं जाते हो, तो ये अलग उसका कैरेक्टरिस्टिक दिखता है ना। द हाइना स्माइल्स मेरिली, हाइना क्या करता है, अपने शिकार को मारने के बाद क्या करता है, स्माइल करता है। वो एक होता नहीं है बहुत नेगेटिव सा स्माइल करना, कि मतलब अरे मैंने तो तुम्हें मार दिया, तो उस तरीके से वो स्माइल करता है ना। द क्रोकोडाइल वीप्स, वो क्या सुना है ना, ये मगरमच्छ के आंसू, तो मगरमच्छ क्या करता है, अपना शिकार को खाने के बाद रोता है, ठीक है। फॉल्सली द कैमेलियन बेंड्स इनविजिबली, कैमेलियन क्या करता है, वो अपना रंग बदल देता है। जो आपका क्या कहते हैं कैमेलियन का हिंदी, आप लोग मुझे कमेंट करो क्या होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपना रंग बदल लेता है, ठीक है। These defining features reflect their wild essence, और ये सारी चीज़ें अपने अपने जो कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं ना, ये सारे वाइल्ड एसेंस दिखाते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि हर एक क्रिएचर जो है ना अपना अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है। ये कैसे इस हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल में दिखाया जाता है, तो हमने उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके बताया, बस आपको भी यही करना है। दैट इज़ इट फॉर टुडे। हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिया, एक्सट्रैक्ट्स बना लिया। आई होप कि आपको लिटरेचर के पोर्शन में अब दिक्कत नहीं होगी। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको पता होगा कि शॉर्ट आंसर्स में कैसे लिखना है, लॉन्ग आंसर्स में कैसे लिखना है, एक्सट्रैक्ट को कैसे बनाना है, ठीक है। प्रिपेयर करना मत भूलना, अच्छे से रिविजन करके जाना एग्जाम्स के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।